हेलो स्टूडेंट्स, तो आज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपना हो चुका है और अब हम बात करेंगे यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ को हम एक्चुअल लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं और इस थर्ड लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। लेकिन मैंने बताया था ना, डिफरेंस क्या होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। थ्योरी में क्या होता है कि आपके लिए जब आप थ्योरी की बात करते हो तो प्रैक्टिकल से कुछ अलग तो होता है, हालांकि थ्योरी को अवॉइड नहीं किया सकता। वो डिफरेंस यहां पे न्यूटन फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ ज्यादा अच्छे से बताएगा। थ्योरी यही कहती है कि थ्योरी में हम प्रूविंग करते हैं, तो प्रूविंग जब हम कर रहे हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को भी प्रूव कर लेते हैं और न्यूटन सेकंड से थर्ड भी प्रूव करते हैं और न्यूटन सेकंड से न्यूटन फर्स्ट भी प्रूव करते हैं। ये थ्योरेटिकल हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा डेली लाइफ में जरूरत किसकी पड़ती है? न्यूटन थर्ड लॉ की। रास्ते में चले गए, किसी ने आपसे कहा और भाई साहब कैसे हो? आपने कहा बढ़िया, अपनी सुनाओ। उसने एक्शन दिया, आपका रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ जो है ना, एक्शन रिएक्शन है। अब किसी ने क्यों बे, कहां जा रहा है, तो आप क्यों बे, तुम्हें क्या करना? एक्शन रिएक्शन, ठीक है? अब मतलब ये नहीं कि आपसे कोई बड़ा बोल रहा है तो हम उमर, ठीक है? और किसी ने और भी अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया तो आप भी उसी शब्द का इस्तेमाल करते हो। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन फोर्स होता है उस पर इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन होता है। ये होता ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? और डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। ए ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाया, फोर्स बी ने ए के ऊपर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बी ने ए पर एक फोर्स लगाया, एफ ए बी। एफ ए बी मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये कौन सा फोर्स है? एक्शन फोर्स। तो ए ने क्या किया कि बी के ऊपर एक फोर्स लगाया, यानी एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। पता ही समझ में, एक्शन और रिएक्शन। बी ने एक फोर्स लगाया ए पर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ए ने फिर बी के ऊपर भी एक फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और उस केस में हम क्या देखते हैं कि एफ ए बी किसके इक्वल होता है? एफ बी ए के, ये होता है। लेकिन यहां साइन माइनस का होता है। माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फोर्स लगाया बोर्ड पे, एक्शन फोर्स, तो बोर्ड जो है हमारे ऊपर लगाएगा पीछे से रिएक्शन फोर्स। ये होता है एक्शन और रिएक्शन। जो भी एक्शन होगा उसी के ऊपर रिएक्शन होगा। जैसे प्लेन को देखो, एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या करता है? आगे की एयर को, जेट जो होता है, पीछे फेंकता है। तो पीछे फेंकता है तो प्लेन कहां जाता है? आगे। एक्शन रिएक्शन, ये होता है। बोट, बोट पे आप चलते हो ना तो ऐसे कूदते हो, जब आप कूदते हो तो बोट के ऊपर आपने क्या लगाया? एक्शन फोर्स। तो बोट ने रिएक्शन फोर्स लगाया तो आप क्या हो गए? किनारे पहुंच गए। अब बोट कहां चली गई? पानी में। फिर से होता है ना, बोट जैसे किनारे पर आके लग जाए और जब आप कूद के आगे जाते हो तो आप देखिएगा बोट पीछे जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने बोट पर एक्शन फोर्स लगाया, बोट ने आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया, तो आप बाहर चले आए, बोट पीछे आ गई, ठीक है? ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कैंसिल करने से मेरा क्या मतलब है ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, यहां पे ये कोई बॉडी है। इस बॉडी पर इधर से आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया,
और इधर से भी आपने लगा दिया 50 न्यूटन फोर्स। तो ये बताइए कि जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0। या जरूरी नहीं आप पुश ही करो, आप पुल भी कर सकते हो। ये एक बॉडी है, इस तरफ आपने 100 न्यूटन से पुल किया और दूसरा 100 न्यूटन से। एक चेयर हमने पकड़ लिया, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, दूसरा आदमी उसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, दोनों लोग पुल कर रहे हैं इसको। लेकिन समझने वाली बात है, अगर दोनों लोगों का फोर्स सेम है तो चेयर कहीं जाएगी, वहीं की वहीं रुकी रहेगी। हाँ, एक ज्यादा पावरफुल जो होगा अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन अगर दोनों लोगों के पुल करने की जो फोर्स है वो सेम है, जितना फोर्स इनका है उतना ही फोर्स इनका है, अगर इन दोनों लोगों का फोर्स सेम है तो यहीं का यहीं रहेगी बॉडी, बॉडी हिलेगी नहीं। अब सवाल ये आता है कि जब इन लोगों ने कहा कि एवरी एक्शन देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, एक्शन पे रिएक्शन होगा लेकिन अपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? ये पूछा भी जाता है कई बार। तो आप याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करते कि ये हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। हाँ, यहां देखिए ये कैंसिल क्यों हो गए? क्योंकि सेम बॉडी पे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अपोजिट फोर्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, काम खत्म। लेकिन यहां पे कंडीशन अलग है। बी ने ए के ऊपर एक एक्शन फोर्स लगाया तो ए ने बी के ऊपर क्या लगाया? रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं करते कि ये हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि सपोज एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगेंगे तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं। ये कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बोल सकते हैं फाइनली कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जब भी किसी बॉडी पे एक्शन फोर्स लगाएंगे फिर दूसरी बॉडी पे क्या होगा? उतना ही रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब एक दो चीजें और आती हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा हम वो यूज कर लें। और वो क्या करें? देखो, जो कल हमने बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आज बताना है। कल हमने जो आपको बताया था वो बताया था हमने लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हमने आपको बताया था लीनियर मोमेंटम। अब इसमें एक चीज आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो इस चीज को समझिए। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो जो टोटल मोमेंटम होता है ये क्या होगा? ये हमेशा रहेगा कंजर्व। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात आई समझ में? सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की पहली कंडीशन यही है कि एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एब्सेंट। एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होना ही चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट देन टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। मीन्स अगर इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम के। जैसे हम कहते हैं ना, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। भाई एनर्जी कंजर्व है तो जो इतना इनिशियल है उतना फाइनल है। भाई हमारे पॉकेट में 200 रुपए हैं, 200 रुपीज, मार्केट गए, घूम के आ गए, अभी भी 200 है, पहले भी 200, अभी भी 200 है, हमारे खर्च कितने हुए? कुछ नहीं।
ठीक है। हाँ, ये बात कोई कह दे कि भाई 200 थे, 200 का हमने सामान खरीदा, फिर किसी ने 200 हमें दे दिया, लेकिन हमारा पर्स अगर कैलकुलेट करें हम कि पर्स के रिस्पेक्ट में कितने खर्च हुए, तो कुछ नहीं, पहले भी 200 थे, अभी भी कितना है, 200 है। ठीक है, तो क्लियर है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडीशन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होना चाहिए, उसका होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हमें प्रूफ करना हो इसको, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, थोड़ा सा आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूफ करो, तो इसके लिए हमें न्यूटन भाई की जरूरत पड़ती है। न्यूटन भाई के हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमने ये मान लिया कि यहां पे m मास की एक बॉडी है जो कैसे जा रही है, u वेलोसिटी से, और डेल्टा t टाइम के बाद इस m मास की बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, v। ये जो कंडीशन है ये कौन सी है, हमने आपसे बताया, इनिशियल। और ये जो कंडीशन है कौन सी है, फाइनल। ये बताइए कि चलो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको बताएं, ठीक है, इसकी जरूरत दूसरी जगह होती है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ पी, चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू डेल्टा पी को क्या लिख देंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। इसका भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा आसान है तो उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, इतना है। अब क्या है, यहां पे है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। अब हमने ऐसे क्यों किया, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अपने पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, मींस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एब्सेंट, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट है तो एफ क्या हो जाएगा, यहां पे जीरो, यहां पे, तो जहां एफ है वहां जीरो पुट कर दो, इक्वल टू, अगर एफ यहां पे जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी को यहां भेज दो, ये भी जीरो हो गया, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब इस तरफ लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो देखो कंजर्व हो गया। क्यों कंजर्व हुआ, देखो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एक चीज और बताएं, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यहां प्रूव हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तो कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। देखो कैसे, इनिशियल मोमेंटम क्या है बताइए, ये इनिशियल है ना, क्या है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू यू, और ये क्या है, फाइनल है ना, तो क्या होगा m इंटू वी। यहां वैल्यू पुट कर दो, इनिशियल क्या होगा, यहां से देखो m इंटू यू, फाइनल क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, m इंटू वी, तो m से m कैंसिल हो गया, यानी u इक्वल टू वी। अब आप कहोगे तो u इक्वल टू वी हो गया, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो सर कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी प्रूव हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। देखिए फर्स्ट केस लो, इफ u इक्वल टू जीरो मतलब रेस्ट,
तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू 0 रेस्ट व्हेन f इक्वल टू 0। f तो 0 है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, तो कोई बॉडी रेस्ट में है u इनिशियल, तो v फाइनल मतलब बाद में भी रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर हम ये मान लें कि इफ u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो u किसके इक्वल है, v के, तो v भी क्या हो जाएगा यहां से, ये भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि पहले अगर बॉडी मोशन में है 2 मीटर, तो बाद में भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एब्सेंट। यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो सेकेंड लॉ से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी प्रूफ हो गया, फर्स्ट लॉ भी प्रूफ हो गया। फिर देख लीजिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। तो दो कंडीशन ले लिए। पहली कंडीशन ले लिए कि बॉडी पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगी जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। अब मान लीजिए बॉडी मोशन में है, क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो अगर पहले 2 मीटर से जा रही है तो बाद में भी कैसे जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगी। प्रूव हो गया। मोशन में है इनिशियली तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स एफ हमारा क्या हो, 0। ठीक है, तो ये आपके न्यूटन के तीनों लॉ हो गए। न्यूमेरिकल्स आपको कुछ कराने के मैं ट्राई करूंगा, अगले लेक्चर में अपलोड करूंगा। और फिर अगर वही कहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और किया है तो शेयर करें, यही सहयोग आपसे मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।